सभी को नमस्कार। आई एम डॉक्टर नरेंद्र परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा। आज मैं शोध हरियाणा के माध्यम से सरस्वती नदी घाटी में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय, एक पुरातात्विक अध्ययन पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपसे जुड़ा हूं। जब भी हम भारतीय इतिहास का मूल्यांकन करते हैं तो हम देखते हैं कि एक विकट परिस्थिति हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसका भारतीय इतिहास में जब हम बात करें, जिसको जनसाधारण इतिहास मानता है, उसको इतिहासकार, तथाकथित इतिहासकार इतिहास नहीं मानते। जैसे हम राजा विक्रमादित्य की बात करें, गोपीचंद की बात करें, नल की बात करें, नील की बात करें, सत्यवान की बात करें, सावित्री की बात करें, बहुत सारी ऐसी हमारी लोक कथाएं हैं जिनसे भारतीय समाज है बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है। लेकिन उसको हमारे जो इतिहासकार हैं वो उसको सही पैरामीटर में रख नहीं पा रहे हैं, और जिसको इतिहासकार इतिहास मानते हैं उसको हमारा जो जनसाधारण है उसकी पहुंच से बहुत दूर है। इसलिए हम देखते हैं कि जो इनका गैप आता है, जो इनके बीच में कड़ी है, उसको जोड़ने में हम बहुत असफल रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उन कड़ियों को कभी हमें जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया है। जब हम उन इतिहासकारों की बात करते हैं, तथाकथित इतिहासकारों की बात करते हैं, तो उनके जो पैरामीटर हैं तो उन्होंने अपने इतिहास को और ज्यादा भ्रम में डाल दिया है। जैसे हम बात करें भारत की प्राचीनता, तो उसमें भी बहुत सारा डाउट हमारे लिए लेके आए हैं। हालांकि हम देखते हैं कि करीबन 20 लाख साल का कंटिन्यूटी, एक क्रमबद्ध इतिहास हमें अपना मिलता है। इवन हम बात करते हैं सभ्यता का नामकरण, जैसे आज हमने बात कर रहे हैं कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि यूनान की सभ्यता की बात करते हैं, रोम की सभ्यता की बात करते हैं, मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं, चीन की सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन हम भारत की सभ्यता की बात नहीं करते हैं। इस पे भी एक विचार हमें करना चाहिए। आर्यों का आक्रमण, कोई किसी ने आक्रमण के कोई एविडेंस, पुरातात्विक एविडेंस ही नहीं मिलते हैं, तो एक बियॉन्ड हमें बात करने की बात की जाती है। हम महाभारत और रामायण की ऐतिहासिकता को लेकर हमसे बात की जाती है। इवन ओरिजिन ऑफ राइस के बारे में बात की जाती है, आयरन टेक्नोलॉजी के बारे में। ऐसा एक भ्रम तैयार करने की कोशिश की है कि जिससे हम अपने इतिहास से कभी रूबरू नहीं हो पा रहे हैं। तो आज का जो हम बात कर रहे हैं इस पे, तो हम कम से कम आज एक पीपीटी के माध्यम से सरस्वती नदी घाटी से कि में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और हम देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे पूर्वजों ने एक क्रमबद्ध विकास के तरीके से यहाँ एक सभ्यता को विकसित किया। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, और मैं थोड़ा सा आर्कियोलॉजी से बियॉन्ड एक साधारण लैंग्वेज में हम आज बात करेंगे। कोई आर्कियोलॉजी की कोई टर्म यूज नहीं करेंगे, ताकि अब सभी लोग उस चीज को समझ सकते हैं। कि जैसे हम बात करते हैं, आज हम एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, आज हम अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में बैठते हैं। कभी हमें पता था कि हमारे पूर्वज यहाँ आने के बाद सबसे पहले जमीन के अंदर गड्ढे खोद के रहे थे। तो आज हम सब अगले 30-40 मिनट में जो हमें शोध हरियाणा ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उसके माध्यम से हम उन चीजों को सजीव चित्रण करेंगे। इसलिए मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूं वो पावर पॉइंट के माध्यम से बात कर रहा हूं, ताकि आप उन चीजों को देख सकें। तो हम अपने उस पे सरस्वती नदी घाटी में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय, एक पुरातात्विक उत्खनन में हम बात करते हैं। कि जैसा मैंने बताया था कि अतिरम पक्कम ये साइट है जहां पे हमारे 18-20 लाख के एविडेंस हमें वहां से मिल गए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है, और इससे क्रमबद्ध विकास हमें मिलता है। और हम, ये स्लाइड है, आपको इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, चाइना की सभ्यता दिखा रखी है, लेकिन यहाँ पे हमारा इंडस वैली का नाम है। लेकिन ये कभी इंडियन सिविलाइजेशन नहीं हो सकती, भारतीय सिविलाइजेशन का नाम क्यों नहीं दिया, इस बारे में भी हमने बात की थी। और लेकिन जब हम बात करते हैं, इंटरेस्टिंग हम बात करते हैं कि एक क्रमबद्ध विकास के अंदर जब हम ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कि एग्रीकल्चर
की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर जब उदय हुआ, कृषि का जब उदय हुआ, तो कृषि के उदय के साथ साथ हम देखते हैं कि लोगों ने सेटल लाइफ में आना शुरू कर दिया, क्योंकि खेती करनी है तो स्थायी जीवन चाहिएगा ही चाहिएगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि छोटे छोटे नगर, छोटे छोटे पेस्ट्रोल कैंप, स्मॉल विलेजेस बसने शुरू हुए, और उसके साथ साथ धीरे धीरे जाके वो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए। तो ये जो चीजें हैं, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, सेटल लाइफ की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं, और एक इंटरेस्टिंग और बात है उस पेड़ के अंदर, ओरिजिन ऑफ व्हील, एक पहिए का आविष्कार हुआ। तो ऐसे 5 जो पिलर थे, स्तंभ थे, उसके ऊपर पूरा नियोलिथिक रुका हुआ है, और उस नियोलिथिक ने एक ह्यूमन लाइफ को बिल्कुल चेंज ही कर दिया है। उसको तथाकथित जब हम बात करते हैं कि एक बियॉन्ड बदलाव की तरफ हम देखते हैं, तो हंटिंग गैदरिंग जो लाइफ थी, ह्यूमन था, उसको छोड़कर एक सेटल लाइफ की तरफ बढ़ रहा है, और उसको सेटल लाइफ में बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया था। और जब ऑब्वियसली बात है कि नियोलिथिक टाइम के अंदर जो ह्यूमन है वो पहाड़ों के अंतर्गत रहता है, नदियों के आसपास उसे छोटी मोटी जो रिवर बेड मिलता है वहां एग्रीकल्चर करता है। जैसे आपकी स्लाइड में आप देख रहे हो कि ये जो मेरगढ़ की साइट का, वो मेरगढ़ की साइट है, वो आपका दिखाई दे रहा है, और उसके आसपास हम देखते हैं कि जो ये जो एरिया है, ये यहाँ पर ऐसे ऐसे माउंट यहाँ पे बस रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए यही है कि कोई फर्टाइल लैंड नहीं है यहाँ पर, इसको इतना ज्यादा इरिगेशन वाटर नहीं मिलता जिसके कारण वो सरप्लस प्रोडक्शन उत्पन्न कर सके। तो एक एग्रीकल्चर डेवलप होने के बाद, एक क्लास डिवाइड होने के बाद, क्योंकि लोग बहुत सारे ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं, और उन सब का जो प्रेशर था, दबाव था, वो पूरा एग्रीकल्चर के ऊपर आ गया। तो एग्रीकल्चर के ऊपर आ गया, तो इसी कारण उन्होंने एक ऐसे लैंड की जरूरत थी जो सरप्लस प्रोडक्शन दे सके, इरिगेशन वाटर हो, जहां पे वो एक अपनी जो जीवन यापन है उसको एक बियॉन्ड स्थान पे ले जा सके। तो सेम यही कि सबसे पहले हम बात करते हैं हिली जोन में, हम बलूचिस्तान हिल की बात करें, या हम बात करें अरावली हिल की हम बात करें, इवन हिमालयस की हम बात करें, तो हर जगह में नियोलिथिक सेटलमेंट मिलते हैं, और अरावली के अंदर हमें मेसोलिथिक सेटलमेंट हमें मिलते हैं। तो यहाँ के लोग धीरे धीरे आके एग्रीकल्चर के बाद प्लेन एरिया में आना शुरू किया, और उन्होंने अपनी सरस्वती नदी घाटी में सबसे पहले इन्होंने बसना शुरू किया। और ये जो सरस्वती नदी थी, इसके आसपास एक ऐसा इन्होंने उपजाऊ जमीन दी, और इरिगेशन वाटर के लिए सतलुज थी, दरसदवती थी, रावी थी, चेनाब थी, और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां थी उस समय, जिसके कारण ये पूरा हरा भरा क्षेत्र रहता था, उपजाऊ जमीन थी, और घास के मैदानों से भरा हुआ था, जिसके कारण उनके जो पशु थे उनके लिए भी उपयोगी सिद्ध होता था। और यहाँ पे जो वाइल्ड सीड्स थे, वाइल्ड एनिमल थे, उसकी भी भरपूर मात्रा में उन लोगों को मिला। और जैसे जैसे गांव में को शहर की तरफ ले जाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के रॉ मटेरियल चाहिए, तो शिवालिक और अरावली की एक बहुत ही अच्छी लोकेशन होने के कारण इन लोगों को इस एरिया ने जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो एक लाइफ को डेवलप करने के लिए जो चीजें चाहिए, वो सभी सरस्वती नदी का जो बेसिन था उसने लोगों को प्रदान की। ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ इसी रीजन में आए। उसी टाइम हम देखते हैं कि इजिप्ट में नील नदी के आसपास लोग जाके रह रहे हैं, दजला फरात के आसपास रह रहे हैं, और भारत के भी अन्य भूभागों में जाके रह रहे हैं। लेकिन उस टाइम की उपलब्धता को देखते हुए यह जो क्षेत्र था बहुत ही उपयोगी रहा। अरावली में सबसे ज्यादा हमें मेटल मिलता है, कॉपर का भरा हुआ, और कॉपर टेक्नोलॉजी उनके पास बहुत जबरदस्त थी। तो इस कारण हम देख सकते हैं कि जो ये रीजन था सरस्वती का, इसने उन लोगों को जो भी जरूरत की चीजें थी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस सब को उन्होंने पूरा किया। तो इस तरह हम देखते हैं कि सरस्वती नदी का हमारे जो आरंभिक वेद है, ऋग्वेद है, उसमें नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ, माताओं में श्रेष्ठ, ऐसा वर्णन किया गया है, और नदी को एक देवतुल्य रूप में माना गया है। और यही कारण था कि भारत की सभ्यता के विकास के लिए, उसके उदय के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए सरस्वती नदी का बहुत अहम योगदान रहा है। और इसी कारण हमने
उस क्षेत्र को, उस नदी को माँ के रूप में, देवी के रूप में, नदियों के श्रेष्ठ रूप में हमें माना है। और ऋग्वेद के अंदर हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि हिमालय से निकलकर वो सागर तक जाती थी। बहुत सारे ऐसे श्लोक्स हैं जो सरस्वती नदी के लिए आए हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरस्वती नदी ने उस समय की जो मानव के जीवन को डेवलप होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी, सरस्वती नदी घाटी ने, सरस्वती बेसिन ने, अपर सरस्वती बेसिन ने सब रिक्वायरमेंटों को पूरा किया। उसका सीधा सीधा हम यहाँ भी देख सकते हैं कि क्षेत्र में करीबन 1000 से ऊपर सेटलमेंट हैं। 1000 के आसपास हड़प्पन नगर, शहर, कस्बे, गांव, ऐसे ऐसे हमें सेटलमेंट मिलते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे जो विकास हुआ है उसमें हम ये देख सकते हैं कि मेरगढ़ के अंदर उन्होंने सबसे पहले हाउस प्लान शुरू कर दिया था, मड ब्रिक उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी, और डिफरेंट ये छोटे छोटे हाउस थे वो डेवलप कर लिए थे। बार्ली और वीट, जौ और गेहूं के जो एविडेंस हैं वो हमें मिल रहे हैं। सिकल, पहली जो एंशियंट जो दराती है वो आपके सामने है। सबसे पहले ह्यूमन ने ये दराती बनाई थी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें हम तो उसके साथ साथ कुछ टेराकोटा फिगराइन हमें मिलती हैं, ह्यूमन के मिलती हैं, मेल और वोमेन है, मैन है वोमेन है, दोनों हमें दोनों तरह की फिगराइन मिलती हैं। स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों उसमें मिलती हैं, बैठी हुई भी मिलती हैं, खड़ी हुई मिलती है। और एक उन लोगों के बारे में एक जो एंथ्रोपोलॉजी जो सिचुएशन है वो देखने को हमें मिलता है, और इसका भी हमें एक डेवलपमेंट मिलता है। उनकी पोट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग पोट्री हमें मिलती है उस रीजन के अंदर। हम देख सकते हैं कि बड़े जार से लेके बिग जार, बाउल, बेसिन, पोट, गोबलेट, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट वराइटियां हैं कि उस क्षेत्र के अंदर वहां पे डेवलप हुई हैं। इवन इसके साथ साथ हमें एनिमल फिगराइन हमें मिलती हैं और डिफरेंट फिगराइन मिलती हैं। इवन मंकी हमें मिलता है, एलिफेंट है वो हमें वहां से मिलता है, गिलहरी है वो हमें वहां से मिलती है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इस रीजन के अंदर कोई भी मतलब बराबरी हम नहीं कर सकते। उस टाइम में जो आपके सामने कार्नेलियन बीड हैं, पोलिश्ड कार्नेलियन बीड मिलते हैं, लॉन्ग बैरल शेप हैं, ईस्ट कार्नेलियन बीड हैं, लापिस लाजुली है, चार्ल सिडनी है, जेस्पर है, अगेट है, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बीड हमें मिलते हैं। तो जबरदस्त उन लोगों की जो टेक्नोलॉजी थी वो हमें वहां से मिलती है। इवन मेटल की हम बात करें, कॉपर हमें मिलता है, सिल्वर हमें मिलता है, गोल्ड हमें मिलता है, और एक बड़ी तादाद में हमें मिलता है। उस क्षेत्र की रीजन की हम बात करें, मोस्टली साइटों पे गोल्ड अवेलेबल है। जहां मेट्रोपोलिस सिटी हैं वहां पे इस गोल्ड की जो उपलब्धता है वो ज्यादा हो जाती है, और जहां पे विलेज सेटलमेंट आते हैं वहां धीरे धीरे जाके गोल्ड है, ये ऑब्जेक्ट्स ये कम हो जाते हैं। इवन हम सील्स की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग हमें एक ये फिगराइन मिली है जिसमें स्टेटाइट का बना हुआ है। तो जो हेयर बैंड है वो हमें मिलता है। एक जो हाथ पे ताबीज इनका बंधा हुआ है जो आज भी भारतीय कल्चर में कंटिन्यू बना हुआ है। एक सोल इन्होंने उड़ा हुआ है, सील वहां से हमें मिलती हैं। माइक्रो से लेकर बड़े बीड हमें वहां से मिलते हैं। अगर हम बात करें सरस्वती नदी घाटी की, तो आपके सामने ये सरस्वती और दशवती दोनों के बीच में, बियॉन्ड के बीच में हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग हमें साइट मिलती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी साइट, हड़प्पन साइट की बात कर रहा हूं मैं, वो पर्टिकुलर इस बेसिन में लोकेटेड है। राखीगढ़ी अभी डीएनए को लेकर बहुत काफी चर्चा में रहा है। करीबन 550 हेक्टेयर में ये साइट है, जो मोहनजोदड़ो से डबल हमारी ये साइट मिलती है। हम बनावली की बात करें, कुनाल की बात करें, भिडाना की बात करें, बालू की बात करें, इवन कालीबंगा की बात करें, ब्रोर की बात करें, कर्णपुरा की बात करें, ऐसी आइकॉनिक ऐसी बहुत सारी साइटें हैं जो टाउन के लिए डेवलप हुई है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उधर की ऊपर की तरफ ये शिवालिक की तरफ जा रही हैं और नीचे ये अरावली की तरफ हमारा मुंह चल रहा है कि दोनों जो हमें दिखाई दे रहे हैं, आप मैप में भी आप दिखाई दे रहे हो, धीरे धीरे ढलेवा से, संगोल से, बरोर से जो इंटरेस्टिंग साइट है वो शिवालिक की तरफ जा रही हैं। नीचे हम बात करें, हम मीताथल की तरफ बात करें, महानेरू की तरफ बात करें, और नीचे की तरफ जाएंगे, दादरी में जाएं, इवन दिल्ली में भी बहुत साइट रिपोर्टेड है। रिवाड़ी में भी एक साइट एस्क्वेटेड साइट है। तो ये सारी अरावली के आसपास, तो डेफिनेटली दे पीपल वाज इंटरेस्टिंग इन द अरावली स्टोन, मेटल एंड मिनरल्स की जब हम बात करते हैं। और जब हम इस सरस्वती लैंड की हम बात करते हैं, सामने आपको पता ही है कि इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फर्टाइल कल्टीवेशन लैंड, और गेहूं की पैदावार यहाँ बहुत अच्छी होती है। राइस, चावल है वो बहुत अच्छा हमारे कैथल और करनाल के आसपास होता है। शुगर कैन की हम बात करें
वो हमारे यहाँ बहुत अच्छा। तो मेरा तात्पर्य ये है कि एग्रीकल्चर के लिए ये आइडियल प्लेस ये क्षेत्र रहा है। और हम जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो करीबन सबसे पहले अब विकास की हम बात करें, डेवलपमेंट की बात करें तो अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी, इसको 3 स्टेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कृषि संस्कृति, करीबन 4000 साल से पहले इसका टाइम रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमारी जो हरियाणा की डेट है वो करीबन 8000 BC, करीबन आज से 10,000 साल पहले डेट जा चुकी है। भिड़ाना से हमें ये डेट मिली है। इवन 5000 के आसपास कालीबंगा से एक रिपोर्टेड है, 4000 के आसपास गिरावट से रिपोर्टेड है। तो 4000 से ऊपर हमारी बहुत सारी डेट जा चुकी है, इसलिए ये 4000 से ऊपर का हमें साइन दिया है। लेकिन तकरीबन हम मान सकते हैं कि आज से 10,000 साल पहले इस क्षेत्र के अंदर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे जो प्रथम कृषि संस्कृति है, फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी है, वो इन्वॉल्व हो रही है, बदलाव कर रही है एडवांस विलेज सोसाइटी में। मैंने एडवांस शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द राइटिंग, सीलिंग, मेजरमेंट, टाउन प्लानिंग, ये सब हमें इस फेज के अंदर मिलता है, जो बाद में जाकर जो अर्बनाइज्ड हड़प्पन है उसकी क्लासिकल इंपोर्टेंस बनी है। तो उन सभी चीजों की शुरुआत है वो हमें एडवांस विलेज सोसाइटी में मिलती है। हाँ, ये मानता हूं कि अर्बनाइज्ड जब फेज में हम जाते हैं, मैच्योर हड़प्पन पीरियड के अंदर जाते हैं या उसके एक बियॉन्ड उसकी तरफ जाते हैं, तो उसमें उन चीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इवन जैसे कार्नेलियन बीड है, हमें एडवांस विलेज सोसाइटी में हमें मिलता है, लेकिन वो मैच्योर हड़प्पन में अर्बनाइज्ड फेज के अंदर ज्यादा मिलेगा। अगेट यहाँ मिलता है लेकिन वहां ज्यादा मिलेगा। यहाँ हमारी टाउन प्लानिंग सेटल है, मिलती है सारी, लेकिन उसमें और ज्यादा क्लासिकल मिलेगी। तो इस तरह से होता है। और 1900 के बाद डी अर्बनाइज फेज शुरुआत हो जाती है यहाँ से, और धीरे धीरे वो अर्बनाइज्ड जो सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी, धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में बदल जाती है। हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी की बात करें तो इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। यू कैन सी द एविडेंस ऑफ द पिट ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स। पहली बार हुमन ने हरियाणा की धरती पर सरस्वती नदी के में आते आते जमीन में गड्ढे खोद कर रहना शुरू किया, और हर गड्ढे में, उसको हम पिट ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। हम उसमें जब बात करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे पिट होते थे, और हर पिट का एक अलग अलग वैल्यू होती थी, उसकी पर्पज होती थी। सपोज करो एक पिट है जिसमें हमें हर्थ मिला है, इट इज चिकन किचन के लिए पिट हमारा मिलता है। उसके अंदर बहुत सारे हमें हड्डियां वहां मिलती हैं, तो चिकन के लिए, मटन के लिए भी उस टाइम नॉन वेजिटेरियन के भी एविडेंस हमें वहां से मिलते हैं। इवन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे हमें सीड्स वहां मिलते हैं। तो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है, गेहूं है, बार्ली है, जो उसके भी हमें वहां से एविडेंस मिलते हैं। तो एक पिट जो कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो उसमें स्टोरेज पिट हमें मिलता है, स्टोर करने के लिए। गार्बेज पिट हमें मिलता है, डिवेलिंग पिट हमें मिलता है। डिवेलिंग पिट है, उसका जो डायमीटर था वो बड़े होते थे, अन्य पिटों की तुलना से उनके आसपास का जो क्षेत्र था वो ज्यादा घेरते थे। जिसमें लिविंग पिट था, डिवेलिंग पिट था, उसके आसपास हमें पोस्ट होल मिलते थे, गड्ढे हमें मिलते हैं, जिससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि उनके ऊपर वो लोग झोपड़ियां बनाते थे, घास फूस की झोपड़ी वो बना के उसमें रहते थे। इसके बाद हम अगर सेकंड स्टेज की हम बात करें तो पिट डिवेलिंग कॉम्प्लेक्स के साथ हमें मड ब्रिक हमें मिलता है। ये मिट्टी की ईंटें हमें मिलती हैं। मिट्टी की ईंटों के स्ट्रक्चर नहीं मिलते हैं, मिट्टी की ईंटों के घर नहीं मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके साथ साथ हमें मिट्टी की ईंटें मिलती हैं। और थर्ड स्टेज के में जब जाते हैं तो मिट्टी की ईंटों के बने हुए घर हमें मिलते हैं। साथ में जो इंटरेस्टिंग जो फाइंडिंग्स थे पिट डिवेलिंग कॉम्प्लेक्स थे, जैसे गार्बेज है, स्टोरेज है, वो कंटिन्यू इस फेज में करते हैं। हालांकि रहना लोगों ने मिट्टी के जो ईंटें हैं उनके घर बनाने शुरू कर दिए थे, लेकिन जो अपना गार्बेज था, स्टोरेज था, वो जमीन के अंदर गड्ढे खोद के वही उन्होंने कंटिन्यू रखा था। नेक्स्ट स्टेज में हम देखते हैं कि हमें मड ब्रिक स्ट्रक्चर, मिट्टी के घर मिलते हैं उसमें, और उसके बाद वाले स्ट्रक्चर में हमें पकी हुई मिट्टी के जो एविडेंस है,
पकी हुई मिट्टी की जो ईंटें हैं उसके साथ साथ कच्ची मिट्टी की मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि सरस्वती नदी घाटी में एक जो रहने का जो डेवलपमेंट हुआ है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है, तो उसका अगर हम बात करें कि आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो उसका सीधा सीधा कनेक्ट हम वहां से कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे सबसे पहली बार मिट्टी जो जो जमीन है उसके अंदर गड्ढे खोद के रहना शुरू किया, और एक लीनियर डेवलपमेंट में, क्रमबद्ध विकास में हम धीरे धीरे आज इतने अच्छे स्टाइलिश हम अपने मकानों में पहुंच गए हैं। ये एविडेंस हैं पिट ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स के जो भीड़ाना से हमें मिले हैं, और उसके जो फ्लोर है, क्यूबिकल है, सेरामिक है, एंटीक्विटी है, पिट है, ये सारी चीज हमें वहां से हमें मिलते हैं। ये कुनाल साइट है फतेहाबाद जिले में, बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है। अभी उसका पिछले साल एक्सकर्शन किया था हमारा स्टेट डिपार्टमेंट ने, वहां से भी हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पिट ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स वहां से मिले हैं। इसके बाद भीड़ाना से हमें कॉम्प्लेक्स वहां से मिलते हैं। ये भीड़ाना के कॉम्प्लेक्स हैं पर्टिकुलर, और हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमें बहुत सारे पिट ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। तो रहने के लिए तकरीबन यहाँ के लोगों ने रहा था, और कुछ कॉम्प्लेक्स यहाँ है, तो एक क्लस्टर हमें यहाँ मिलता है। स्पेशली जो फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी के लोग थे, इस रीजन के अंदर उन्होंने रहना शुरू किया था। और ये हम गिरावट का हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे कितने हमें रोहतक जिले में स्थित है, गिरावट साइट है, और वहां से हमें एविडेंस मिलते हैं। प्रोफेसर शिंदे ने इसको एस्केट किया था, और कुछ ऐसे एविडेंस हमें भी फरमाना एक साइट है वहां पे हमें मिले थे, और ये चांस डिस्कवरी थी कि वहां पे बहुत सारे हमें एक पिट वहां पे मिले थे, ड्वेलिंग पिट मिला था, एस पैचेज हमें मिले थे, जो आप स्लाइड में देख सकते हो। इसके साथ साथ हम सेकंड फेज की हम बात करें, जैसे हमने किया था कि मिट्टी के जो ब्रिक हैं वो भी उन्होंने यूज करनी शुरू कर दी। तो इसके स्पष्ट एविडेंस आप देख सकते हो कि जैसे कैसे पिट ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और उसके आउटसाइडर के ऊपर उन्होंने ईंटें लगाई हुई हैं। ये एविडेंस हमें कुनाल से मिले हैं। ये डेवलपमेंट का दूसरा स्टेज हमें वहां से मिलता है। और जब हम देखते हैं कि ऐसा ही हमें फरमाना सेकंड, रोहतक जिले में महम तहसील में ये गांव है फरमाना, वहां से इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। और ये 4 कोर्स की दीवार हमें वहां से मिली है। और उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि गिरावट से भी हमें ये पिट कॉम्प्लेक्स के साथ साथ मड ब्रिक स्ट्रक्चर वहां से मिल रहे हैं। और थर्ड स्टेज की जब हम बात करते हैं तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एविडेंस है, जो बादली से आता है। झज्जर जिले की एक साइट है बादली। प्रोफेसर आरसी ठाकरान और अमर सिंह सर ने इसको एस्क्वेट किया था कि जैसे जैसे लोगों ने नेचुरल सोइल, जमीन के ऊपर रहना शुरू किया, लेकिन जमीन के अंदर जो गड्ढे थे उनको कंटिन्यू रखा। ये जो पिट है ये नेचुरल सोइल के अंदर, और आप देख सकते हो जहां से पिट शुरू हो रहा है उसके ऊपर ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है, घर की दीवार वहां से आ रही है। तो ऐसा हमें थर्ड स्टेज में हमें मिलता है। सेम ऐसे एविडेंस हमें मीताथल भिवानी जिले में भी हमें मिले हैं, और बनावली फतेहाबाद जिले से भी हमें मिले हैं, मसूद मानेरू से भी हमें मिले हैं, इवन तिगनाना जिस साइट पे हम बैठ के आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, तो वहां से भी हमें सेम ऐसे ही एविडेंस वहां से मिले हैं। तो हम अगर नेक्स्ट स्टेज में जाएं, मड ब्रिक स्ट्रक्चर की जाए, तो आप देख सकते हो फोर्टिफिकेशन वाल, सुरक्षा दीवार वहां से आते हैं। तो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट थी, यहाँ पे जैसे जैसे डेवलप हुआ तो फोर्टिफाइड टाउन जो नगर है वो सुरक्षा दीवारों से इंक्लूड हमें मिलते हैं। मल्टीपल सेटलमेंट, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि उस पीरियड के अंदर हमें मल्टीपल सेटलमेंट मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे हम बात करते हैं कि फैक्ट्री साइट हमें मिलती है, बरियल साइट हमें मिलती है, हैबिटेशनल साइट हमें मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के डिफरेंट हमें सेक्टर वहां पे मिलते हैं। तो ऐसे मल्टीपल सेटलमेंट, ट्रेडर कैंप हमें वहां से मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी साइटें हैं, मल्टीपल सेटलमेंट हमें मिलने लगते हैं। उसके साथ जो स्ट्रीट हैं, गलियां हैं, वो उनकी बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से थी, एक दूसरे को समकोण के ऊपर काटती थी, और एक निश्चित दिशा के अंदर वो नदियां, वो अपनी जो गलियां हैं वो चलती थी। उससे आगे जब हम बात करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम की हम बात करें, तो सबसे जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम हमें हड़प्पन में मिलता है। घरों से छोटी छोटी नालियां बड़ी नाली में गिरती थी,
बड़ी नाली नाले में गिरती थी, और ये नाले एक बड़े नाले सीवरेज सिस्टम में जाके शहर से बाहर या गांव से बाहर अपने सारे पानी को लेके जाता था। और ये जो नालियां हैं ऊपर से ढकी होती थी, जैसे आज हम जैसे उनको अंडरग्राउंड बनाते हैं, तो ऐसे हमें मिलती हैं। बहुत बार तो हमें ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं कि उन लोगों ने मिट्टी के पाइपों का भी यूज किया है ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तो ऐसा हमें मिलता है। स्टैंडर्ड ब्रिक रेशो हमें मिलता है 1:4, 1:3, ऐसे एक स्टैंडर्ड रेशो है ब्रिक का, वो हमें हड़प्पन सेटलमेंट्स में मिलता है। कम्युनल प्लेस हमें मिलते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि ग्रेट बाथ, आजकल हम तो उसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, और बहुत सारी ऐसे हमने बहुत है, अन्नगार वहां से मिलता है, सनानागार वहां से मिलता है, लोथल से हमें बहुत सारे ऐसे कम्युनल सामुदायिक प्लेस वहां से हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। स्टोरेज फैसिलिटी हमें वहां से मिलती हैं, बड़े बड़े जार हैं ये, तो ये सारी चीजें थी उस हड़प्पन, जिसको नाम दिया गया है भारत की पहली नगरीय सभ्यता की, बहुत ही रहने की विशेषता रही हैं। और हम देख सकते हैं कि इनका क्रमबद्ध विकास इसी धरती पे हुआ है, और पिट ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स से धीरे धीरे जाके हम फोर्टिफाइड टाउन तक आए हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, हम बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो जैसे जैसे हम सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमें जौ के एविडेंस मिलते हैं, जौ के साथ साथ हमें मसूर के एविडेंस मिलते हैं, उसके साथ थोड़ी सी घास हमें मिलती है। तो ये हमें सबसे अर्लियर एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि जब हम जौ को कल्टीवेट करते हैं तो उसको ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए आज भी जब भी हम कोई भी रीजनल रिलीजियस वैल्यू में हम बैठते हैं तो जौ का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारी उसके प्रति एक श्रद्धा हम दिखाने की बात करते हैं कि सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर जो कल्टीवेट किया गया, जिसको बोया गया, जिसकी फसल बनाएगी, वो जौ के साथ साथ मसूर था। ऐसे ऐसे में सबसे पहले फेज के अंदर हमें मिलती है। और जब दूसरे फेज में जाते हैं तो उसके जौ के साथ हमें चावल मिलना शुरू हो जाता है, हमें गेहूं मिलना शुरू हो जाता है, और बहुत सारी फसल है वो उसके साथ हमें मिलने जाती है। और जब हम थर्ड स्टेज में हम जाते हैं, इसके डेवलपमेंट स्टेज की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जौ के साथ वीट, राइस है, कॉटन है, मटर है, हॉर्स की जो घास होती है, ग्रीन ग्राम्स है, ये ऐसी बहुत सारी हमें चीजें मिलती हैं। और ये सिर्फ एक नहीं मिलती हैं, हम बार्ली की बात नहीं करते हैं, वैरायटी ऑफ बार्ली की बात करने लगते हैं। बार्ली की जो जौ है उसकी बहुत सारी किस्में हमें मिलती हैं। वीट एक नहीं, वैरायटी ऑफ वीट मिलता है, बहुत सारे हमें यहाँ पे चावल के एविडेंस, वो वैरायटी मिलती हैं, किस्में मिलती हैं। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर पर्टिकुलर इन द सरस्वती बेसिन। और जब हम बात करते हैं कि इनके साथ साथ प्लॉग फील्ड, जुते हुए खेत हमें मिलते हैं, एग्रीकल्चर जो खेती के जो इक्विपमेंट है वो हमें मिलते हैं, मिक्स क्रॉप पैटर्न हमें मिलता है, सीजनल क्रॉपिंग हमें मिलता है, गुड क्वालिटी के सीड हमें मिलते हैं, डेवलप्ड इरिगेशन जो सिस्टम है इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। और हम देखते हैं कि इतनी जो कृषि आधारित समाज था उसका स्वरूप यहाँ हमें देखा जाता है, जो बाद में हम नेक्स्ट स्टेज में जाते जाते जो व्यापार जिसको आधार बना है। तो एक जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है, कैसे कैसे जौ से आने के बाद हम प्लॉग फील्ड तक आ गए हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट तक आ गए हैं, गेहूं में आ गए हैं, चावल में आ गए हैं, जौ में आ गए हैं, गन्ने पे आ गए, और वैरायटी ऑफ सीड्स की हम बात करते हैं। तो ये सारी चीजें सरस्वती नदी घाटी का एक लीनियर क्रमबद्ध विकास हमें वहां से मिलता है। और अगर ये आपके सामने है, ये हल्का का एक छोटा हमें पैटर्न मिला है, बनावली से मिला है, फतेहाबाद में ये गांव, और उसके साथ साथ जो जुते हुए खेत के एविडेंस हैं, ये कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के अंदर है, वहां से मिलते हैं। तो ये जुते हुए खेत और हल दोनों हमें एविडेंस इस रीजन से हमें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ अगर हम पालतू या एनिमल्स की हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि बुल बहुत इंपॉर्टेंट था इनके लिए। करीबन 70 से 80 % जो बोन है वो हमें कैटल की मिलती हैं। कैटल में गायें है, भैंस है, बैल है, ये सारी चीजें वैरायटी हैं जो कैटल में आती हैं। उसके साथ साथ डॉग हमें मिलता है। सामने आप देख सकते हो कि एक कुत्ता है और कुत्ते के गले में पट्टा है।
कुत्ते के गले में पट्टा होने, ये हमें राखीगढ़ी से ये मिला है। तो ये गले में पट्टा होने का सीधा सीधा मतलब है कि उन लोगों ने कुत्ते को पालतू बना लिया था। यहाँ पे आप कह सकते हो भैंसे की आ सकती है, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी हमें पशुओं की मिलती हैं कि जैसे एक सिंगी हमें पशु मिलता है, यूनिकॉर्न जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसा कोई पशु नहीं हो सकता, काल्पनिक पशु हैं, तो ऐसे भी हमें वहां से मिलते हैं। तो मुख्य रूप से जो पशुपालन में था, गाय हैं, बैल है, भैंस है, ये उनके मुख्य पशु थे। उसके साथ साथ सेकंड स्टेज पे उनके लिए बकरियां और भेड़ आती थी, और थर्ड स्टेज पे मछली है, कुत्ता है, सूअर है, ये सारे थर्ड कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर उनके जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके अंदर आ जाती थी, पालतू पशुओं में आ जाती थी। इसके साथ साथ हमें वाइल्ड एनिमल्स के भी एविडेंस मिलते हैं, हंटिंग के एविडेंस मिलते हैं, जो बहुत सारे जो हमारे हैं लाइन्स हैं, ये इनके एविडेंस हमें मिलते रहते हैं। तो एनिमल्स के लिए उन्होंने पालतू के साथ साथ जंगली जानवरों से भी वो आदमी रूबरू होते रहे थे, इसका एविडेंस हमें मिलता है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की, तो अर्ली स्टेज के अंदर अंदर जाते जाते मेटल की एक्टिविटी मिलती है। उन्होंने सबसे पहले इंपोर्ट एक्टिविटी की एविडेंस मिलते हैं, एक्सपोर्ट के हमें मिलते हैं कि व्यापार यहाँ से सामान बाहर भेजते भी थे, लेके भी आते थे, मेटल को वो मेल्ट भी करते थे, ऐसे सारे एविडेंस में मिलते हैं। सबसे पहले में क्रूसिबल वहां से मिले हैं, और ये भिरडाना से हमें पिट डेवलिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर से ये क्रूसिबल मिले हैं। तो सीधा सीधा मतलब था कि जो हमारी फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी थी वो मेटल की टेक्नोलॉजी को भी अच्छी तरह जानती थी, अच्छी तरह समझती थी। तो उसके साथ साथ कॉपर ऑब्जेक्ट हमें बहुत सारे मिले हैं, टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, ये बैंगल्स हमें मिली हैं टेराकोटा की, बोन ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, और चर्ट ब्लेड है वो हमें मिलते हैं, फियांस की बैंगल हमें मिलती हैं, स्टेटाइट के बीड हमें मिलते हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन हमें मिलते हैं। सपोज करो कार्निलिन की बात करें, खंबात में हमें मिलता है, लापिस लाजुली अफगानिस्तान में ही होता है। तो ये सारी चीजें अपने इस सरस्वती बेसिन में मिलने का कारण है कि दे पीपल हैव द ट्रेड कॉन्टैक्ट बिटवीन सरस्वती बेसिन टू गुजरात टू अफगानिस्तान, और वो दूर तक सेंट्रल एशिया तक की हम बात करें, हम मेसोपोटामिया की हम बात करें, इजिप्ट की हम बात करें, तो लॉन्ग ट्रेड जो नेटवर्क है, ट्रेड नेटवर्क है, उन्होंने वो भी स्थापित किए थे। तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर आते आते ये जो ट्रेड है वो आगे बहुत डेवलप हो जाता है। इवन कॉपर के हमें मिलते हैं, ये आप देख सकते हो सामने, वेट हमें मिलने लगते हैं सामने, सील हमें मिलती है, स्वास्तिक की सील आपके सामने है, और बहुत सारी सीलें कुनाल से भी उस स्टेज के अंदर हमें मिली हैं, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं, ऑर्नामेंट हमें मिलते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हमें वहां से मिलती है, मेटल्स की मिलती है, गोल्ड आपके सामने है, और ये मांडी यूपी के अंदर है, वेस्टर्न यूपी में है, अपने बागपत के आसपास है। तो वहां से हमें बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड और सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स वहां से मिले हैं। और टेराकोटा एंटिक्विटी बुल हमें मिलता है, बुल के साथ साथ जो बुल कार्ट हैं वो हमें मिलती हैं। तो कुछ सैंपल हैं वो बनाए हुए हैं, एज इट इज नहीं मिलती, को जोड़ा गया है बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह के भी हमें बहुत सारे एविडेंस हमें मिलते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बैलगाड़ियां उस समय यूज होती थी, पहिए वहां बनते थे, और बुल को इस तरह से उनको जोतने का जो काम था, जो आज भी आप इस रीजन में देख सकते हो, वो सेम ट्रेडिशन है। वो हड़प्पन लोग जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, उनके द्वारा इस रीजन में शुरू किया गया था। जब हम बात करते हैं कुछ गेम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो रैटल आपके सामने झुंझुना बजता है, ये छोटे बच्चों को बजाने के लिए। एक पोर्ट है, उसके अंदर बहुत सारे वेट वो मिलते हैं। चेस की जो गोटियां हैं वो हमें यहाँ से मिलती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी गोटियां राखीगढ़ी से भी रिपोर्टेड हैं, भिरडाना से भी रिपोर्टेड हैं, बहुत सारी ऐसी गोटियां हमें मिलती हैं। ऑब्वियसली बात है कि उन लोगों ने चेस का आविष्कार किया था। इसके साथ साथ जो हम लूडो के अंदर जो डायस खेलते हैं, 1 2 3 का जो पासा होता है, वो भी हमें वहां से मिलता है। तो इस तरह के गेम भी हड़प्पन लोगों ने, सबसे पहले चेस था वो हड़प्पन लोगों ने खेलना शुरू किया था। ऐसे एविडेंस हमें वहां से मिलते हैं, जो गेम ऑब्जेक्ट्स हमें वहां से मिलते हैं। इसके साथ साथ आप कॉपर के ऑब्जेक्ट देख सकते हो, बोन के ऑब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हो। तो मेटल के प्रति, मेटल जो टेक्नोलॉजी थी वो उनकी
कॉपर के लिए हाई हो गई थी, बहुत ही नॉर्मल उनके लिए कॉपर हो गया था बाद में आते आते बोन था। और ये आप देख सकते हो कि उस टाइम का सबसे पहला आपके सामने कोम्ब, कंघा और तांबे का मिरर है। चेहरा देखने के लिए तांबे का मिरर यूज करते थे। और ये हड्डी दांत का बना हुआ, बनावली से मिला है ये कोम्ब है। और ये जो आपका मिरर है ये राखीगढ़ी से रिपोर्टेड है। तो ऐसे कंघा और शीशा इस तरह का भी उन लोगों ने अपने आप में डेवलप किया था। ये भी एक मतलब भारतीय संस्कृति की, भारतीय सरस्वती नदी घाटी के लोगों की एक अच्छी देन हमारी सोसाइटी को रही है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ये इस तरह के मन के बीड़ हमें वहां से मिलते हैं, भेड़ाना से रिपोर्टेड है। ये अलग अलग मन के मिले थे, आपको दिखाने के लिए इनको माला बनाई गई है, ऐसे माला के रूप में नहीं मिले थे। तो इस तरह ये अलग अलग मन के हैं, कार्नेलियन के, लापिस लाजुली है, सेल है, स्टेटाइट है, बहुत सारी ऐसी वैरायटी थी जो इस क्षेत्र के लोग ऑर्नामेंट के रूप में यूज करते थे। महिलाएं थी, चूड़ियां पहनती थी, मालाएं पहनती थी, रिंग पहनती थी। जो ट्रेडिशन आज भी इस क्षेत्र के अंदर, इवन इस क्षेत्र नहीं पूरे भारत के अंदर कंटिन्यूटी में मिल रहे हैं। तो उनका जो ओरिजिन है वो इस पर्टिकुलर इस रीजन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ के लोग भी इस तरह की जो वस्तुएं थे उनको यूज करते थे, बड़ी मात्रा में यूज करते थे। और जब हम बात करते हैं सेरामिक असम्बलेज की, तो मड ब्रिक के साथ साथ जो टेराकोटा में आती है सेरामिक असम्बलेज, पोट्री, मर्त भांड जिसको हम बोलते हैं, तो बहुत सारी एक अर्लियर स्टेज में डेवलपमेंट हमें मिलती हैं। पहले नेक थोड़ी सी हमें डिफरेंट मिलती है, विदाउट नेक की मिलती हैं, फिर बाद में नेक डेवलप हो जाती हैं। पेंटिंग हमारी बहुत अच्छी आने लगती है, बहुत सारे स्टेज हमारी उस पेंटिंग के मिलने लगते हैं, कलर बहुत डिफरेंट मिलने लगते हैं। एक कलर नहीं, बहुत कलर हमें वहां पे मिलते हैं। व्हाइट कलर है, रेड कलर है, इवन ब्लैक कलर की तो बहुत सारी हमें पोट्री मिलती है। तो इस तरह के आप देख सकते हो कि स्टाइलिश डिश आपको मिलती है, पेंटेड डिश आपके सामने, स्टोरेज जार आपके सामने, एस-शेप जार आपके सामने है, और कितनी क्लासिकल पेंटिंग के साथ मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह कि ये आज से 4-5 हजार साल पुरानी चीजें आप देख रहे हो। अपने पूर्वजों से सीधा सीधा रूबरू होने की हम आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। इवन गोबलेट आप हमें वहां से मिली है। इवन हम आज के रूप में हम इनको गिलास बोल सकते हैं, इस तरह की मिलती है। साथ में हमारे पास पेंटिंग सेट मिलती हैं जिसपे मोर हमें मिलता है। ये बाइक्रोम आप देख सकते हो, व्हाइट जो कलर है उससे हमें यहाँ पे मिलते हैं। सामने एक पेंटिंग है, बुल आपको मिलता है। और इस तरह से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये यहाँ पे छोटे रूप में दिखाया गया है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो बहुत बड़े बड़े हमें जार मिलते हैं। इसको परफोरेटेड जार बोलते हैं। तो इसके लिए जो अलग से जो सामान था, फल फ्रूट है, उसको रखने के लिए, ताकि हवा है वो इधर से उधर जाती रहे और वो जल्दी खराब ना हो। तो ऐसा भी उन्होंने पोट्री थी, उन्होंने बनाने का प्रयास किया था और काफी हद तक वो सक्सेस हुए थे। ये कुनाल का एक व्यू है आपके सामने। कुनाल है, ये पिट आप देख रहे हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइट है, हमें विजिट करना चाहिए कुनाल में। और राखीगढ़ी दुनिया की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, 550 हेक्टेयर में फैली हुई है। ये हिसार जिले में है, नारनौद ब्लॉक में लगती है। तो बहुत ही अच्छी साइट है। भिरडाना, या आप फोर्टिफिकेशन वाल देख सकते हो, उनकी गलियां आपके सामने है। ये माउंट है भिरडाना, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये हमारा फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी के एविडेंस हमें यहाँ से मिलते हैं। ये फरमाना रोहतक जिले में है। ये पूरा स्ट्रक्चर एविडेंस आपके सामने है कि किस तरह के वो लोग थे, अपने घर वगैरह यूज करते थे और कैसे कैसे वो करते थे। मिताथल भिवानी जिले में है, और पूरा वहां से एक लेट हड़प्पन का हमें सेटलमेंट वहां से मिलता है। बादली झज्जर जिले में के वहां के हाउस पैटर्न है, रूम है, कोर्सेज हमें मिलते हैं। और जिसको हम जो इंग्लिश स्टाइल कहते हैं ना, हेडर लगा होता है, ऐसा नहीं, वो हमें हड़प्पन में मिलते हैं। सबसे पहले इंडियंस जो फर्स्ट फार्मिंग कम्युनिटी थी सरस्वती रीजन की, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसको भी हमें करेक्ट करना चाहिए। और जब हम मानेरू है, यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में स्टेटाइट के बीड मिले हैं, करीबन 14-15 हजार जो मणके हैं वो एक ही जगह से मिले हैं। टिगराना का एक्सक्वेशन अभी चल रहा था और हमने ही इस साइट को एक्सक्वेट किया था। कोरोना के कारण बीच में एक्सक्वेशन रुका, तो उसका भी एक फिगर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम कर्नोलॉजी की बात करते हैं, कालक्रम की हम बात करते हैं,
तो दो तरह की क्रोनोलॉजी हमारे पास आती है कि हम इसको इतना पीछे कैसे लेके जा सकते हैं। एक कल्चरल मटेरियल आता है, एक C14 डेट, साइंटिफिक डेट है, ये हम नहीं कहते, साइंस कार्बन के आधार पर इनको लिया गया है। माइक्रोलिथिक हमें मिलते हैं, माइक्रोलिथिक भिरडाना से रिपोर्टेड है, जो मेसोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। रिंग स्टोन है जो नियोलिथिक ट्रेडिशन का है, वो कुनाल से रिपोर्टेड है। हमें यहाँ पे पैसल मिलते हैं, मतलब सिलबट्टे वगैरह हम जिसको बोलते हैं, वो हमें बड़ी मात्रा में यहाँ से हमें मिल रहे हैं। क्ले फिगराइन हमें यहाँ से मिलती है, मतलब टेराकोटा की कुछ फिगराइन भिरडाना से भी मिली हैं, भिरडाना से बहुत सारी फिगराइन मिली हैं, मसूदपुर से मिली हैं, जो कंटेम्परेरी है, जो हम इसका मेहरगढ़ की जो फिगराइन है उससे हम कंटेम्परेरी कर रहे हैं उस चीज को। तो ये दोनों फिगराइन आप देख रहे हो कि ये मसूदपुर से मिली है। आरन सिंह BHU से हैं, प्रोफेसर आरन सिंह, उन्होंने इस साइट को एस्क्वेट किया था, और भिरडाना LS राव सर ने एस्क्वेट किया था, तो वहां से हमें एविडेंस हमें वहां से मिल रहे हैं। इसके साथ साथ भिरडाना की जो C14 डेटिंग है, करीबन देख सकते हो कि आप 7000 के ऊपर जा रही हैं, BC के ऊपर जा रही है, करीबन आज से 9000 साल पहले के एविडेंस हमें इस रीजन से मिलते हैं, सरस्वती नदी घाटी से हमें मिलते हैं। और ऐसे ही कालीबंगा से भी डेट आ रही है, किराउड से भी डेट आ रही है, कुनाल की भी डेट है, लेट फेज की डेट है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इस रीजन है जो सरस्वती का रीजन है, इसने भारतीय जो सभ्यता है उसको डेवलप करने के लिए, यहाँ के वर्ण व्यवस्था की जो हम बात करते हैं, इवन हम यहाँ के संस्कारों की हम बात करते हैं, हम यहाँ के वैल्यू की हम बात करते हैं, हम यहाँ के रिचुअल की हम बात करते हैं, यहाँ के ट्रेडिशन की हम बात करते हैं, तो सीधा सीधा जो शुरुआत है वो हमें प्रथम नगरीय सभ्यता से वहां से मिलती है। हमारे पूर्वजों ने एक आदर्श समाज की नींव रखी, जो समानता को लेके, भाईचारा को लेके, ट्रेड को लेके, आदर्श एक्टिविटी को लेके डेवलप हुआ था। इसी रीजन में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी डेवलप हुई, राइटिंग लिखना उन्होंने शुरू किया, वेट लेके आए, वो मेजरमेंट के लिए लेके आए, सील लेके आए, सीलिंग लेके आए। ऐसी जो चीजें हैं वो सबसे पहले फर्स्ट जो अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, यहाँ के लोगों ने इस पूरे वर्ल्ड को दिया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि व्हील के जो एविडेंस हैं वो भी इस रीजन के अंदर सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसलिए बहुत हमारे जो पूर्वज थे वो मात्र नकलची नहीं थे, उन्होंने जी भर के मेहनत इस क्षेत्र में की, और सरस्वती नदी की जो घाटी है उसने उनको सारी चीजें उपलब्ध कराई, उनके लिए फर्टाइल लैंड दिया, जिसके कारण वो सरप्लस प्रोडक्शन उत्पन्न कर सके। अपनी नदी के से उनको इरिगेशन के लिए पानी दिया। अरावली ने उनको मेटल दिया, मिनरल दिए, स्टोन दिए, शिवालिक ने भी ऐसा दिया। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आते आते एक जो ह्यूमन को, एक नगरीय सभ्यता को डेवलप होने के लिए जो 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 चीज चाहिए थी वो सारी सरस्वती नदी घाटी ने उपलब्ध कराई। और धीरे धीरे जो कैंप साइट थी, पेस्ट्रोल कैंप थे, जो पहली बार यहाँ के लोग पिट ड्वेलिंग में आके रहे थे, वो धीरे धीरे बदलते हुए गांव में, गांव से नगर से शहरों में तब्दील हो गए। और हमने उस समय के सबसे बड़े शहर राखीगढ़ी जैसे शहर को भी यहाँ पे हमने स्थापित किया। और आप हजारों साल के बाद हम एक विकसित सभ्यता के रूप में हम यहाँ से आए, और आज हमने अपनी प्रथम नगरीय सभ्यता के ऊपर बात करी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के ऊपर बात की। और इसको आपसे जोड़ने के लिए का जो माध्यम रहा वो शोध हरियाणा रहा। तो मैं अंत में शोध हरियाणा का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, ताकि आपके साथ जुड़ने का उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। और हम आगे भी इस तरह के व्याख्यान करते रहेंगे, और बहुत सारी चीजें इतिहास की उन पे हम कभी ना कभी बात करते रहेंगे। इसलिए हमारी विरासत हमारा गौरव। धन्यवाद।